Friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Bits। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश सब्जेक्ट के बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर ENG 102 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। जब फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्री अरबिंदो घोष वाज बॉर्न ऑन 15 अगस्त इन कोलकाता इन। देखिए कर यहाँ पे जो अरविंद घोष हैं, इनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त कलकत्ता में हुआ था, जो कि अब कोलकाता हो गया है। तो किस सन में हुआ था? ये 1872 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है ये है कि श्री अरबिंदो वाज डाइड इन। ये जो है अरबिंदो, इंग्लिश में अरबिंदो लिखा हुआ है लेकिन ये अरविंद घोष हैं। तो जो अरविंद घोष जो हुए, इनकी डेथ कब हुई? तो इनकी डेथ हुई थी 1950 में, इनकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि अरविंद घोष जो है एडिटेड न्यूज़पेपर, इन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिट किया था। उस न्यूज़पेपर का क्या नाम इन्होंने दिया? तो उसका नाम दिया वंदे मातरम। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। श्री अरविंद घोष वाज एन, ये क्या है? अरविंद घोष क्या रहे? तो देखिए क्या रहे, ये आंसर आपका है कि फिलासफर रहे, एक फिलासफर रहे, योग गुरु रहे, पोएट रहे, महर्षि एंड नेशनलिस्ट ये रहे, ये महर्षि रहे, नेशनलिस्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं इसको। कि वेयर डिड श्री अरविंद प्रैक्टिस्ड योग एंड स्टडीड द कल्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और योग को कहाँ पे प्रैक्टिस किया, स्पिरिचुअलिटी को कहाँ पे सीखा? तो ये आपका करेक्ट जो आंसर है पांडुचेरी। पांडुचेरी में इन्होंने क्या किया था? इन सब चीज़ों को सीखा था ये। अगला क्वेश्चन जो है, हु वाज नोन एज द ब्रॉन्ड पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसके ब्रॉन्ड पोएट किसको बोलते हैं? तो ये श्री अरबिंदो को, यानी कि अरविंद घोष को ही क्या बोला गया? ब्रॉन्ड पोएट बोला गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट सेट अप बाय हिज फॉलोअर्स इन द ईयर 1926। देखिए करें कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट सेट अप बाय हिज फॉलोअर्स इन द ईयर 1926। 1926 में उनके फॉलोअर्स के द्वारा एक इंस्टीट्यूट को क्या किया गया? सेटअप किया गया। तो उसका क्या नाम रहा? तो इसका नाम रहा श्री अरबिंदो आश्रम, इसका नाम रहा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न ऑन 7 मई इन। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 7 मई कब हुआ था? 1861 में हुआ था, 1861 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज डाइड ऑन 7 अगस्त। देखिए 7 मई को जन्म हुआ था, 7 ही अगस्त को इनकी डेथ हुई थी। लेकिन डेथ कब हुई थी? 1941 में हुआ था, 1941 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क। देखिए जो टैगोर यहाँ पर लिखा हुआ है, टैगोर गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क। इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो नोबेल प्राइज़ कब मिला? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, किस कार्य के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1913 में, 1913 में ये पाए थे। अभी नीचे क्वेश्चंस इस पे हैं आपके। देखिए जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका, देखिए 11 है, गीतांजलि वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। गीतांजलि जैसे पब्लिश कब हुआ था? 1912 1912 में। और यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इसको देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1913 में। दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। जैसे देखिए ये जो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला वो 1913 में मिला था। लेकिन अगर पूछा जाए कि गीतांजलि पब्लिश्ड कब हुई, तो जनरली ये क्वेश्चन कुछ लोग गलत बोल देते हैं या गलत टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन जैसे देखिए आपका, जैसे सबके माइंड में ही रहता है, अगर जो नहीं पढ़ा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सबकी बात करने का सेंस है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा या मैं ही नहीं पढ़ा था तो मुझे भी नहीं पता था। जनरली क्या होता है, जैसे ये पब्लिश्ड हुआ 1913 में, नोबेल प्राइज़ पाए थे, दिमाग में रहता है कि 1913 में क्या हुआ था? गीतांजलि पब्लिश्ड हुआ था। लेकिन गीतांजलि जो है पब्लिश्ड हुआ था 1912 में, 1912 में पब्लिश्ड हुआ था। और नोबेल प्राइज़ उसके लिए इनको मिला था 1913 में, 1913 में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच प्लेस रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न। रविन्द्रनाथ टैगोर किस जगह पे जन्म हुआ था इनका? तो कोलकाता, पहले कलकत्ता था अब कोलकाता हो गया, ये देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है 14,
रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स एट द एज ऑफ, इन्होंने पोएम को एक बहुत ही छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। तो किस उम्र में लिखना शुरू किया था? देखिए 16 ईयर्स के जब ये थे तभी से इन्होंने क्या किया था? लिखना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ टैगोर्स, देखिए यहाँ पे जो है सुडानिम जो है यहाँ पे व्हाट इज़ टैगोर्स सुडानिम और पेन नेम। जैसे जो टैगोर जब लिखना शुरू किए तो इन्होंने पहले अपना रियल नेम नहीं दिया, सुडानिम और पेन नेम इनका क्या था? तो इनका ये था, देखिए भानु जो सिम्हा है इनका पेन नेम था। अगला क्वेश्चन जो है मुल्कराज आनंद से है, क्वेश्चन नंबर 16, मुल्कराज आनंद गॉड, यहाँ गॉड लिख दिया है, सॉरी यहाँ ये गॉड है GOD, गॉड देखिए पद्म भूषण इन द ईयर। तो देखिए पद्म भूषण से कब नवाजा गया था मुल्कराज आनंद को? तो 1967 में इनको नवाजा गया था। और 17 क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, मुल्कराज आनंद गॉड, ये गॉड की जगह यहाँ पे भी एक गॉड होगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? तो ये 1971 में, ये इनको पद्म भूषण 1967 में और साहित्य अकेडमी 1971 में हुआ था। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे गॉड मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, आनंद फर्स्ट मेजर नॉवल अनटचेबल पब्लिश्ड इन, मुल्कराज आनंद की पहली जो नॉवल थी अनटचेबल, जो एक तरह से बहुत ही फेमस नॉवल रही और इसको पब्लिश करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया इसके पब्लिकेशन में। तो कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1935 में, 1935 में पब्लिश्ड हुई थी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द इंट्रोडक्शन ऑफ द अनटचेबल जो नॉवल रहा वाज रिटन बाई, जो अनटचेबल नॉवल रहा उसका जो इंट्रोडक्शन था वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो E.M. फॉरेस्टर रहे, एक E.M. फॉरेस्टर राइटर, उनके द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन जो है, हु इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल अनटचेबल, अनटचेबल नॉवल का हीरो कौन है? सिंपल सा है, बाखा है। यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, अनटचेबल छुआछूत जो है। तो यहाँ जैसे देखिए क्या है, बाखा उसका क्या है जो हीरो है। अगला क्वेश्चन देखिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हु इज़ द चीफ कैरेक्टर ऑफ नारायण नॉवेल्स द गाइड। देखिए जो आर के नारायण की नॉवल है द गाइड, उसका चीफ कैरेक्टर कौन है? राजू। अभी इसके पहले हमने बताया है कि राजू इसका क्या है, लीडिंग कैरेक्टर है, जो कि एक गाइड है और कुछ ऐसा होता है कि उसे जेल जाना पड़ता है और फिर जेल के आने के बाद से वो सन्यासी बन जाता है, फिर लास्ट टाइम उसकी डेथ होती है। इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखिए टाइम मिलेगा तो इसको पढ़िए इस नॉवल को। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच नॉवल ऑफ आर के नारायण इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल। जैसे आर के नारायण ने एक नॉवल लिखा जो कि पॉलिटिकल कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा नॉवल है? वो नॉवल है आपका द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर है। अगला 31, हु कॉल्ड आनंद नॉवल कूली अ कैरेक्टर नॉवल। जैसे देखिए जो आर के नारायण की नॉवल है कूली, तो उसको कैरेक्टर नॉवल किसने कहा? तो उसको कैरेक्टर नॉवल कहा एडविन मुइर ने कहा, कैरेक्टर नॉवल एडविन मुइर ने कहा। 32, हु सेड आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉक ऑन ह्यूमनिज्म, आनंद्स नॉवल अनटचेबल। ये जो अनटचेबल नॉवल हुआ, ये महात्मा गांधी के कहने पे ही इन्होंने क्या किया था, इस नॉवल को लिखा हुआ था मुल्कराज आनंद। तो यहाँ पे जैसे ये कोट है कि आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉक ऑन हिंदुइज़्म। तो ये जब अनटचेबल नॉवल लिखे मुल्कराज आनंद, तो उस पर ये किसने कहा था कि आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉक ऑन हिंदुइज़्म। तो ये कोट है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी ने इसको लिखा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33, मुल्कराज आनंद अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर हिज वर्क। देखिए मुल्कराज आनंद जो है उनको 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, लेकिन किस कार्य के लिए मिला? तो ये करेक्ट आंसर है मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला गया? सरोजनी नायडू को बोला गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला गया? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जब भी इसके ऊपर हमने पढ़ा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला गया, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को बोला गया। 35 है सरोजनी नायडू इज़ द फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ द पोएम द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज पब्लिश्ड इन। सरोजनी नायडू का जो पहला मेजर कलेक्शन था पोएम का द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वो पब्लिश्ड हुआ था। कब पब्लिश्ड हुआ था? ये पब्लिश्ड हुआ था 1905 में, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो मेनी हंगर्स इज़ अ नॉवल रिटन बाय। देखिए सो मेनी हंगर्स है इज़ अ नॉवल, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो नॉवल है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये भवानी भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है ये नावल। अगला 37, क्वेश्चन नंबर 37 सरपेंट एंड द रोप इज़ अ नॉवल रिटन बाय। सरपेंट एंड द रोप जो नावल है किसके द्वारा लिखा गया? तो राजा राव के द्वारा लिखा गया। अगला जो है क्वेश्चन 38 द नॉवल नेक्टर इन अ सीव इज़ रिटन बाय। देखिए तो नेक्टर इन द सीव जो नॉवल है रिटन किया गया किसके द्वारा? कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 39 श्री अरविंद दो सावित्री इज़ एन। देखिए जो अरविंद घोष हैं, ऊपर हमने इनके बारे में पढ़ा, तो इनका एक पोइटिक वर्क है सावित्री। ये क्या है? तो ये एक इपिक है सावित्री। अगला जो है 40 क्वेश्चन द लाइफ डिवाइन इज़ अ वर्क। द लाइफ डिवाइन किसका वर्क है? तो ये अरविंदो का है, इट मीन्स अरविंद घोष का है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 जो है द बैचलर ऑफ आर्ट्स मिस्टर संपत द फाइनेंशियल एक्सपर्ट द गाइड मैन ईटर ऑफ मालगुडी वेटिंग फॉर महात्मा स्वामी एंड फ्रेंड्स द इंग्लिश टीचर आर द नॉवेल्स ऑफ। देखिए इसमें इतने सारे हमने नाम दे रखा है, ये सारे के सारे नॉवल के हैं, आर के नारायण के हैं। और इस पर क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा क्या कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किसने लिखा, मिस्टर संपत किसने लिखा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट किसने लिखा, मैन ईटर ऑफ मालगुडी किसने लिखा, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा, द इंग्लिश टीचर किसके द्वारा लिखी गई नॉवल है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सारे के सारे ये जो एक में हमने ला रखा है ये सारे नॉवल आर के नारायण के द्वारा लिखे गए हैं। और ऊपर हमने पढ़ा कि आर के नारायण क्या है? एक रीजनल नॉवलिस्ट है जो मालगुडी की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ओ हेनरी वॉज बॉर्न इन द ईयर। देखिए ओ हेनरी जो है बहुत ही ग्रेट राइटर रहे, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे ये ओ हेनरी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1862 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1862 1862 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द पेन नेम ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी का पेन नेम क्या है? तो विलियम सिडनी पोर्टर इनका क्या है? पेन नेम है। या ऐसे ही पूछ सकता है कि विलियम सिडनी पोर्टर किसका पेन नेम है? तो ओ हेनरी का पेन नेम क्या है? विलियम सिडनी पोर्टर। जैसे हम अभी इसके पहले हम आपको बताया कि आप आंसर पे ध्यान देंगे, फिर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में और आंसर को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ क्या है, पहले आप आंसर को क्लियर समझ लीजिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। वो किसी तरीके से भी पूछा जाएगा तो आप आंसर उसका जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 सू, जॉन्सी एंड बेहरमैन आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। ये जो तीन कैरेक्टर हैं, सू है, झांसी है, बेहरमैन है, ये कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के। तो किसके हैं? द लास्ट लीफ। ये देखिए द लास्ट लीफ है, द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ को हमने अपने चैनल से पढ़ा भी रखा है। द लास्ट लीफ जैसे बहुत ही अच्छी स्टोरी है और फ्रेंडशिप और ऑप्टिमिस्टिक इसका मेन थीम है कि लाइफ में आप निराशा मत रखिए, ऑप्टिमिज़म को लेके चलिए। हर जगह आप एक जीवन को पेसिमिज़म में लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी और जो अच्छा होना होगा वो भी बुरा होगा। इससे अच्छा आप ऑप्टिमिस्टिक व्यू को चूज कीजिए। तो इसमें जैसे वही है, जॉन्सी है जो कि बीमार पड़ जाती है और उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं वो मर जाएगी, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि नहीं वो नहीं मरेगी, ज़िंदा रहेगी, तो वो क्या होती है, वो सही हो जाती है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो इसमें जो ये तीनों करेक्टर हैं कौन सी स्टोरी के? द लास्ट लीफ के करेक्टर हैं ये तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे भी दिया कि फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस, होप एंड हेल्थ आर द थीम्स इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। देखिए
यहाँ पे है। मैंने अभी थीम की बात किया था तो इसमें फ्रेंडशिप और होप की बात किए थे, तो उसको मैंने ऑप्टिमिज्म कहा था। तो यहाँ पे जैसे फ्रेंडशिप है, सेक्रीफाइस है, होप है एंड हेल्थ, जो थीम्स है किस स्टोरी के थीम है, तो द लास्ट लीफ इसी के थीम है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन विच सिटी डू द कैरेक्टर्स लिव इन द स्टोरी। देखिए जो स्टोरी है द लास्ट लीफ, तो वो किस शहर में इस स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं वो रहते हैं, तो वो शहर है न्यूयॉर्क में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट वाज जॉन्सी लुकिंग एट आउट ऑफ द विंडो। देखिए जो जॉन्सी है, जो बीमार पड़ती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो वो विंडो की तरफ क्या देख रही होती है, क्या देखती रहती है, एकटक देखती रहती है, क्या देखती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एन आईवी क्रीपर। एक आईवी क्रीपर होता है, एक आईवी की लताएं होती हैं जो विंडो से ऐसे लगी होती हैं, तो उसी को क्या करती है, देखती रहती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48 है, जॉन्सी सफ़र्स फ्रॉम। जॉन्सी को जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो ये न्यूमोनिया की बीमारी होती है इसको। अगला क्वेश्चन 49, हु डाइज़ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। देखिए बीमारी तो होती है जॉन्सी को, लेकिन स्टोरी के लास्ट में क्या होता है, कौन मरता है, ये आपका बेहरमैन है, वो मरता है। अब देखिए और इसका रीज़न क्या है मरने का, ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने बना रखा है कि व्हाट इज़ द बेहरमैन मास्टरपीस। बेहरमैन का मास्टरपीस क्या है, द अ लीफ पेंटेड ऑन द वॉल। देखिए यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी चीज़ जैसे समझ लीजिए, जैसे स्टोरी में है क्या, स्टोरी में यह है कि जॉन्सी जो है वो बीमार पड़ जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और जो पत्ते हैं आईवी के वो गिरते रहते हैं, तो उसको कहती है कि पत्ता लास्ट गिर जाएगा, मैं मर जाऊँगी। लास्ट में एक पत्ता बचता है, आधी तूफान आता है तो भी वो पत्ता गिरता नहीं है, रियल में वो पत्ता गिर गया होता है, लेकिन बारिश में भीग के बेहरमैन क्या होता है, उस पत्ते को एक आर्टिफिशियल पत्ता बनाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये बात बन जाती है, वो जान जाता है कि जो जॉन्सी है उसके माइंड में है, उसकी लाइफ जो है वो किससे, उस पत्तों पे डिपेंड है, तो इसलिए वो पत्ते को बनाता है आर्टिफिशियल। और जैसे ही वो पत्ता जॉन्सी देखती है गिरा नहीं है, तो वहाँ पर उसके अंदर पॉजिटिव आ जाता है कि नहीं वो जी सकती है। तो इस तरह से बेहरमैन बारिश में भीगता है तो उसको निमोनिया हो जाता है और बूढ़ा होता है, तो इस कारण से वो उसकी डेथ हो जाती है। और वो एक ग्रेट वर्क करके जाता है, उसने अपना जीवन एक ऐसे पेंटिंग बना के वो मरता है जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक होता है, कि यूनिक होता है। तो वही देखिए अ लीफ पेंटेड ऑन द वॉल, वो एक लीफ बनाता है, पेंट करता है वॉल पे, ये आपका है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51, द स्टोरी लास्ट लीफ पब्लिश्ड इन। देखिए जो स्टोरी है लास्ट लीफ वो पब्लिश्ड देखिए कब किस में हुई थी, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ये हुआ था, द करेक्ट आंसर है द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। देखिए यहाँ पे द स्टोरी लास्ट लीफ पब्लिश्ड इन द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज, ये इसमें पब्लिश्ड हुआ था। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि द स्टोरी लास्ट लीफ पब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए करें यहाँ पे कि जो स्टोरी है लास्ट लीफ वो किस सन में पब्लिश्ड हुआ था, तो सन पूछेगा तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, सन पूछेगा तो आंसर होगा आपका 1907 में पब्लिश्ड हुआ था। और ये पूछेगा कि किस में पब्लिश्ड हुआ था, तो किस में पब्लिश्ड हुआ था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। इसको ध्यान से आप समझ लेंगे कि द स्टोरी लास्टली पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश्ड इन अगर ये दिया रहेगा द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज तो इसको टिक मारेंगे, सन दिया रहेगा 1907 तो उसको टिक मारेंगे। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज विच स्टोरी पब्लिश्ड, तो यहाँ पे द लास्ट लिप दिया रहेगा ऑप्शन, आप क्या करेंगे लास्ट लिप को डाल देंगे। और यहाँ दिया ही है कि द स्टोरी लास्ट लिप पब्लिश्ड इन द ईयर 1907 में क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 53 क्वेश्चन, द स्टोरी लास्ट लिप सेट इन, जो स्टोरी की सेटिंग है, जैसे अभी इसके ऊपर हमने पढ़ा कि वो किस शहर में रहते हैं, तो शहर तो क्या है न्यूयॉर्क है, लेकिन वो शहर में न रह के वो एक विलेज में रहते हैं, तो जो सेटिंग है उसकी वो किस विलेज की सेटिंग है, किस विलेज में रहते हैं, तो ये देखिए ग्रीनविच जो विलेज है वहाँ पे इसके क्या होते हैं, सारे जो कैरेक्टर हैं जॉन्सी, सू और बेहरमैन है ये रहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हु सेड मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। किसने कहा था कि मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस? ये किसका स्टेटमेंट है? तो एक बहुत ही फेमस क्या है स्टोरी राइटर हैं, एंटोन चेखेव। एंटोन चेखेव जो हैं इनके द्वारा कहा हुआ ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन 55, व्हाट डज द लॉयर डू एट द क्लोजर ऑफ द स्टोरी द बेट? जो स्टोरी द बेट है इसको भी हमने अपने चैनल से पढ़ा रखा है। तो द बैंकर और द लॉयर, ये बैंकर और लॉयर दो करेक्टर हैं मेन, इन्हीं की स्टोरी है, इसी पे डिपेंड है स्टोरी पूरी। इन्हीं के बीच में एक बेट होता है, बेट का मतलब शर्त होता है। तो लास्ट में क्या करता है लॉयर, जो लास्ट स्टोरी जब ख़त्म होने वाली रहती है तो लॉयर क्या करता है, तो वो क्या करता है, वो मनी को डोनेट कर देता है। एक शर्त लगी रहती है कि अगर वो 15 साल एक सेल में रहता है अकेले, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, तो 2 मिलियन रूबल्स का शर्त लगाता है जो बैंकर होता है कि उसको देगा। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या करता है, उसको रियलाइज़ होता है कि पैसे का कोई मतलब नहीं है, जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, पढ़ाई है, और पढ़ाई के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं जो पैसे से नहीं हम जान सकते। तो इसलिए वो डोनेट कर देता है, वो लास्ट समय में चला जाता है, पैसा लेता नहीं है, मेन चीज़ यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन 56 है, द लॉयर हैड टू रिमेन इन द सेल फॉर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, मैंने अभी बताया कि लॉयर को कितने साल के लिए सेल में रहना है, तो ये 15 साल के लिए रहना होता है। अगला क्वेश्चन 57, इन द स्टोरी द बेट हाउ मच मनी वाज ऑफर्ड बाय द बेट? कितनी मनी जो था बेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट का था, कितनी मनी रखी गई थी बैंकर के द्वारा? तो यहाँ देखिए अभी इसके पहले हमने बता भी दिया था इसको, 2 मिलियन रूबल्स जो है ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, एंटोन चेखेव वाज, एंटोन चेखेव कहाँ के राइटर थे? ये रसियन थे, ये रसियन राइटर रहे, इंग्लैंड के नहीं, सिर्फ ये रसियन रहे। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, द बेट वाज बिटवीन, जो बेट हुआ वो किसके के बीच में हुआ? द लॉयर एंड द बैंकर के बीच में। इसके पहले हमने इस पर डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 60 है। यहाँ देखिए, इन द स्टोरी द लास्ट लीफ व्हाट डिड द प्रिजनर डू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट? अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन हो गया है, ये लास्ट लीफ नहीं है, ये द बेट है, ये बेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे द लास्ट लीफ की जगह पे द बेट रहेगा, सॉरी फॉर दिस। इन द स्टोरी द बेट व्हाट डिड द प्रिजनर डू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट? करेंगे जो स्टोरी द बेट है, तो अपने पहले साल जो इम्प्रिजन जो है, सॉरी अपने पहले साल जो प्रिजनर रहता है, प्रिजनर कौन रहता है? द लॉयर रहता है। तो वो पहले साल में क्या करता है? तो पहले साल में देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है ये प्लेट पियानो है, पियानो बजाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द नेकलेस वॉज पब्लिश्ड इन, एक स्टोरी है द नेकलेस या द डायमंड नेकलेस, दोनों नाम इसका आता है। तो ये कब पब्लिश्ड हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी 1888 में, 1888 में क्या हुआ था? नेकलेस पब्लिश्ड हुआ था। अगला देखिए, गाय डी मॉपेसेंट वाज, अब ये जो गाय डी मॉपेसेंट जो रहे, अभी इसके ऊपर हमने पढ़ा एंटोन चेखेव जो रहे वो क्या रहे? रसियन रहे। गाय डी मॉपेसेंट जो रहे वो कहाँ के राइटर रहे? ये फ्रेंच राइटर रहे, ये फ्रेंच राइटर रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 63, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द स्टोरी द नेकलेस? देखिए द नेकलेस जो स्टोरी है उसकी हीरोइन कौन है? मैथिल्डे है इसकी हीरोइन। अगला क्वेश्चन जो है, मैथिल्डे इज़ मैरिड टू, जो मैथिल्डे है ये शादी इसकी होती किससे होती है? मोनिसियर लॉजेल, और कलर केक रहता है ये, तो उससे इसकी शादी होती है। इस स्टोरी को भी हमने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छी स्टोरी ये भी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बैंकर लॉयर एंड वॉचमैन आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? बैंकर, लॉयर और वॉचमैन किस स्टोरी के कैरेक्टर हैं ये? तो स्टोरी आंसर ये देखिए यहाँ पे द बेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मच डिड इट कॉस्ट मैथिल्डे टू रीपे द प्राइस ऑफ द नेकलेस इन द स्टोरी द नेकलेस? बहुत अच्छा मैसेज है, एक मॉरल है इस स्टोरी का। तो इसमें क्या होता है, एक नेकलेस होता है जो मैथिल्डे अपनी दोस्त से मांग के लेके आती हैं, उसको खो देती हैं, तो उसकी कितनी कीमत इनको चुकानी पड़ती है? तो ये इसकी कीमत है 36,000। अब देखिए यहाँ पे 36,000 फ्रेंड्स जो है
रियल में वो 40,000 मांगता है जो दुकान वाला रहता है, लेकिन वो किसी तरीके से ये बात करती हैं तो 36,000 फ्रेंड्स पे क्या होता है वो मानता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट डज मथिल्डे वांट टू बियर फॉर हिज पार्टी। देखिए अपनी जो पार्टी में इनके हस्बैंड को बुलाया गया रहता है तो उस पार्टी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि इनके पास इनके अकॉर्डिंग न ढंग के कपड़े हैं और ना ही कोई इनके पास ऑर्नामेंट है। तो इसलिए ये डिमांड करती हैं कि एक कम से कम एक ड्रेस अच्छी हो और एक ऑर्नामेंट हो। तो ये द नेकलेस जो है ये अपने फ्रेंड से मांग के लाती हैं तो उसी को पहनती हैं। व्हाट डज मथिल्डे वांट टू बियर फॉर द पार्टी, तो द नेकलेस है इसका करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, फ्रॉम हुम डज मथिल्डे बारो अ नेकलेस। तो अभी इसके पहले हमने बताया कि जो मथिल्डे हैं वो नेकलेस को किससे बारो करती हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है मैडम फॉरेस्टियर से। अगला क्वेश्चन जो है 69, ओ माई पुअर मथिल्डे वाई माई नेकलेस वॉज अ पेस्ट, इट वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रेंड्स हु सेड द अबव लाइन्स इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी इसके पहले हम बताएं कि जो मथिल्डे हैं अपनी दोस्त जो हैं मैडम फॉरेस्टियर जो हैं उनसे क्या करती हैं, नेकलेस मांग के लेके आती हैं और लास्ट में वो 34,000 फ्रेंड्स की कीमत चुकानी पड़ती है, वो खो जाता है तो वो ख़रीद के देती हैं। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, इनको पता चलता है कि ये जो नेकलेस है वो क्या है, वो आर्टिफिशियल नेकलेस रहता है। तो इनकी जो दोस्त होती है वही मतलब ये उसी के द्वारा बोला गया सेंटेंस है कि वो माई पुअर मथिल्डे वाई माई नेकलेस वाज अ पेस्ट, इट वाज वर्थ ओनली 500 फ्रेंड्स हु सेड द अबव लाइन्स इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस। तो ये कौन कहता है, तो अभी मैंने बता दी उनकी फ्रेंड जो है, जब ये अपनी आप बीती सुनाती हैं लास्ट मोमेंट पे जब उनसे मिलती है तो बताती हैं, तो वही वहाँ पे ये कहती है कि बस उसकी कीमत तो 500 फ्रेंड्स थी, तो मुझसे एक बार बात कर ली रहती। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, फ्रॉम वेयर डज लॉजल गेट एन इन्विटेशन कार्ड। जो लॉजल हैं यहाँ पे इनके जो हस्बैंड हैं मथिल्डे के, तो कहाँ से वो अपना इनविटेशन कार्ड पाए रहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इनको क्या होता है, इनविटेशन कार्ड मिला रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। अगला क्वेश्चन नंबर 71, द प्रिजनर इन द स्टोरी द बेट एस्केप्स फ्रॉम द सेल। देखिए अभी इसके पहले हमने जब बेट स्टोरी बताया तो कहा कि वो पैसा डोनेट कर देता है, तो डोनेट मतलब शर्त ये लगी रहती है कि 15 साल अगर वो बिना किसी सोशल इंटरेक्ट के अगर 15 साल सेल में वो रहता है, जेल में रहता है, तो उसको वो 2 मिलियन रूबल्स देगा। लेकिन बाद में जो लॉयर होता है उसको रियलाइज़ होता है कि उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए क्या होता है वो डोनेट कर देता है पैसा को। तो डोनेट ऐसे नहीं करता है, बेट शर्त में ये भी रहती है कि अगर 15 साल से पहले तुम क्या होते अगर भाग जाते हो सेल से तो तुमको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो क्या करता है, सिर्फ देखिए यहाँ पे आंसर इसका है 5 मिनट्स अर्लियर, 5 मिनट पहले क्या करता है वो सेल से भाग जाता है जो प्रिजनर है, जो कि लॉयर है। तो इस तरह से वो पैसा डोनेट कर देता है। जैसे 15 साल जो रह सकता था वो 5 मिनट में क्या हो जाता, लेकिन उसको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं पैसे का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो 5 मिनट पहले भाग जाता है और शर्त अपनी तोड़ देता है। इस तरह से जो बैंकर है उसके पास तो पैसे भी नहीं देने के रहते हैं और देना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु इज़ गौरी इन द स्टोरी द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। देखिए द काउ ऑफ द बैरिकेड्स जो है ये जो स्टोरी है इसमें गौरी एक है नाम, तो कौन है, तो गौरी देखिए कौन है, ये काउ है, काउ गौरी। अगला है 73, व्हेन डज द काउ विजिट द मास्टर। अब वो काउ जो है वो मास्टर के पास मतलब विजिट करती है, किस दिन विजिट करती है, तो ट्यूसडे जो है, ट्यूसडे के दिन वो क्या करती है, हमेशा वो मास्टर के पास वो जाती है। अगला क्वेश्चन 74, गौरी वुड ईट ओनली फ्रॉम द हैंड। जैसे गौरी को बहुत लोग बहुत कुछ खाने को देते हैं लेकिन वो किसी के हाथ से नहीं खाती है, तो किसके हाथ से खाती है का करेक्ट आंसर है द मास्टर। मास्टर उसको क्या करते हैं, खिलाते हैं, उन्हीं के हाथ से वो क्या करती है, कुछ ना कुछ खाती है। अगला क्वेश्चन है, पीपल रिगार्डेड द काउ एज द गॉडेज। जो लोग हैं वहाँ के, तो गौरी जो काउ है उसको क्या बोलते हैं, तो लक्ष्मी बोलते हैं, इसलिए गॉडेज लक्ष्मी बोलते हैं उसको, इसलिए कुछ ना कुछ देते हैं खाने के लिए, उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका करेक्ट आंसर लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन जो है 76 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर रिफर्ड टू एज द रेड मैन इन द स्टोरी द काउ ऑफ द बैरिकेड्स।
वहाँ पे स्टोरी में रेड मैन की बात की गई है, तो किसको रेफ़र करता है? द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज़ से, अंग्रेज़ों की बात की गई है, रेड मैन की बात जो की गई है। अगला क्वेश्चन 77, हाउ डिड पीपल शो देयर लव टू द काऊ? देखिए, जो लोग हैं, जो काऊ है उसको क्या मानते हैं? लक्ष्मी मानते हैं, और उसके बाद से वो क्या करते हैं, तो अपने लव को क्या शो करते हैं, कैसे करते हैं? तो देखिए ये है पुट कुमकुम ऑन हर फॉरहेड, कुमकुम जो है उनके फॉरहेड पे लगाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं जो काऊ है, और उसे लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उसके माथे पे ये कुमकुम लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 78, द वर्ड महात्मा हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली यूज इन द स्टोरी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स। और देखिए फॉर जो काऊ ऑफ द बैरिकेड्स है, इसमें एक वर्ड आया है महात्मा, बार बार आता है वो, तो किसके लिए यूज़ किया गया है? तो यूज़ किया गया है महात्मा गांधी के लिए किया गया है, चूँकि जो हमारे देश की आज़ादी के लिए क्या हुए थे, अनेक क्रांतियाँ हुई थी, तो उसी को लेके ये स्टोरी लिखी गई है द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स। उसमें गांधी जी को रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है, महात्मा की बात की गई है। तो यहाँ देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 79, फॉर होम डज़ द मास्टर कंपेयर गौरी इन द स्टोरी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स। देखिए फॉर होम डज़ द मास्टर कंपेयर गौरी इन द स्टोरी द काऊ ऑफ, जो मास्टर है वो कंपेयर करते हैं गौरी को काऊ ऑफ द बैरिकेड्स में, किससे कंपेयर किया गया है? हिज बेटन आर्म्ड मदर इन लॉ, उससे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80 जो है, रोजी इज़ अ डांसर इन आर.के. नारायण's नॉवल। जैसा अभी इसके पहले हम बताए थे राजू और रोजी, तो आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई जो द गाइड नॉवल है, यहाँ देखिए 1958 में इसको लिखा गया, इस पर फिल्म भी आई 1965 में सेम नेम से। तो उसमें एक करेक्टर है रोजी, वो डांसर है। देखिए यहाँ पे तो वही क्वेश्चन है कि रोजी इज़ अ डांसर इन आर.के. नारायण's नॉवल द गाइड, यहाँ पे आंसर लिखा गया। अगला क्वेश्चन है आर.के. नारायण गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द गाइड इन द ईयर। अब 1958 में द गाइड को लिखे थे और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इसी के लिए, तो किस सन मिला? 1960 में मिला था इसके लिए। अगला क्वेश्चन, आर.के. नारायण वन पद्म भूषण इन द ईयर। पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया किस सन में? 1964 में। अगला क्वेश्चन देखिए है, इसी से रिलेटेड है, आर.के. नारायण से ही। आर.के. नारायण गॉट पद्म विभूषण इन द ईयर। देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये अलग अलग क्या हैं? साहित्य अकेडमी, भारत रत्न, ये सब क्या हैं? अपने देश में देने जाने वाले अवार्ड हैं। तो इनको पद्म भूषण से 1964 में नवाजा गया और पद्म विभूषण से नवाजा गया 2001 में, 2001 में इनको नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री को किसने लिखा? आर.के. नारायण ने लिखा अंडर द बनियान ट्री स्टोरी को। अगला क्वेश्चन है इसी से आपका 85, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज इन विच द स्टोरी इज सेट इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। करें जो अंडर द बनियान ट्री जो स्टोरी है उसकी सेटिंग कहाँ पे की गई है, किस गांव की बात की गई है उसमें? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है कई साल ये। सोमल उस गांव का नाम है जिसमें अंडर द बनियान ट्री की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, नेम द गॉडेज हुज ऑर्डल इज प्लेस्ड इन द टेम्पल। जो अंडर द बनियान ट्री है उसमें एक गॉडेज, एक देवी की बात की गई है, जो देवी का एक मंदिर है और उसी के सामने क्या है, एक पेड़ है, उसी पे क्या करता है ये लालटेन बांधता है। जो इसका करेक्टर है नंबी, इसका लीडिंग करेक्टर है और सोमल गांव में रहता है वो। तो उसमें किस जो मंदिर है किस देवी का है, उसको लोग क्या कहते हैं? तो उसको लोग बोलते हैं शक्ति। शक्ति जो है देवी हैं उसकी बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 87, आर.के. नारायण नोन एज। अभी इसके पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े। आर.के. नारायण क्या हैं? एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन जो है 88, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नंबीज ओल्ड फ्रेंड। देखिए अभी हमने इसके पहले बताया कि जो अंडर द बनियान ट्री है इसका लीडिंग करेक्टर है, जो स्टोरी टेलर है, जो स्टोरी को सुनाता है, कौन है वो? नंबी है। और वो क्या है, उसमें एक मंदिर है, मंदिर की देवी हैं, देवी को लोग गांव के क्या कहते हैं? शक्ति बोलते हैं। गांव कौन सा है? सोमल है। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नंबीज ओल्ड फ्रेंड। नंबी का एक ओल्ड फ्रेंड भी है, उसका क्या नाम है? मणि।
यहाँ देखिए मणि जो है उसका नाम है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड नंबी डू व्हेन ही हैड टू टेल ए स्टोरी। देखिए यहाँ पे जो नंबी है उसको जब कहानी कहनी होती है तो क्या करता है वो, लिट अ लैम्प इन द हॉलो ऑफ बनियान ट्री। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक बनियान ट्री जो रहता है तो उसमें एक क्या करता है, एक लालटेन को क्या करता है ले जाके टांग देता है और उससे लोग जान जाते हैं कि नंबी क्या है, एक कहानी सुनाने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 90 जो है, क्वेश्चन नंबर 90, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अभी इसके पहले इसको हम बता भी चुके हैं कि अंडर द बनियान ट्री का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, हीरो कौन है, प्रोटोगोनिस्ट कौन है, देखिए लीडिंग कैरेक्टर कौन है। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है तो वो आपका है ये नंबी लीडिंग कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ मेम्पी इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। देखिए इसमें स्टोरी में अंडर द बनियान ट्री में एक मेम्पी की बात की गई है। तो मेम्पी है क्या, मेम्पी है क्या, एक फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है 92 है, ही ले डाउन फुल लेंथ ऑन द डैम्प ग्लॉस क्रशिंग हिज फेस इनटू इट, नो लॉन्गर क्राइंग, साइलेंस्ड बाई अ टेरिबल सेंस ऑफ हिज इनसिग्निफिकेंस, above lines of games at twilight are related to। देखिए जो ऊपर की लाइन है कि वो क्या होता है, वो एकदम जो घास रहती है उस पर लेट जाता है, नीचे फेस कर लेता है और उसके बाद से कुछ चिल्लाता है, एकदम शांत रहता है। उसके अंदर इनसिग्निफिकेंस का भाव एक तरह से आ जाता है, वो इन्फीरियरिटी फील करने लगता है। तो ये जो बातें कही गई हैं ये गेम्स एट ट्यूलाइट में कही गई है। तो किस कैरेक्टर के लिए कही गई है, तो रवि जो है जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए कही गई है इस स्टोरी में। अगला क्वेश्चन 93 है, वेयर डिड रवि हाइड इन द स्टोरी गेम्स एट ट्यूलाइट। गेम्स एट ट्यूलाइट में जो रवि है कहाँ पे छिपता है, तो इन ए लॉक्ड शेड है, यहाँ पे क्या होता है, ये छिपता है रवि। अगला देखिए क्वेश्चन जो है 94, रवि, रघु, मीरा एंड मन्नू आर करेक्टर्स इन द स्टोरी। इसको देखिए स्टोरी में क्या होता है, करेक्टर भी पूछ लेता है, किसी एक का नाम दे देगा या दो का नाम दे देगा कि ये किस स्टोरी के करेक्टर हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि रवि, रघु, मीरा एंड मन्नू आर करेक्टर्स इन द स्टोरी। ये जो करेक्टर हैं ये किस स्टोरी के करेक्टर हैं, तो ये करेक्टर हैं गेम्स एट ट्यूलाइट के क्या हैं, करेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल करेक्टर इन द स्टोरी गेम्स एट ट्यूलाइट। जो गेम्स एट ट्यूलाइट है तो इसमें जो गर्ल करेक्टर है उसका क्या नाम है, उसका क्या नेम है, तो उसका नेम है मीरा, उसका मीरा नेम है। अगला क्वेश्चन 96, व्हाट इज़ द नैरेटिव टेक्निक इन द स्टोरी। देखिए एक स्टोरी जो होती है तो उसमें नैरेटिव टेक्निक क्या होता है, तो नैरेटिव टेक्निक जो होता है द टेक्निक ऑफ टेलिंग स्टोरीज। जिस टेक्निक को लेके एक राइटर जो होता है स्टोरी को कहता है उसी हम क्या कहते हैं, उसे हम नैरेटिव टेक्निक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 97, व्हाट इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस। देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस जो है ये भी एक आपका नैरेटिव टेक्निक ही है। क्वेश्चंस पूछा गया है, वर्जीनिया वुल्फ ने इसको लेके आया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस थ्योरी को। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में क्या होता है, एक जो पर्सन होता है वो अपने आप को भूलकर किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, वो खुद के बारे में भूल जाता है, वो किसी और कैरेक्टर के इमेजिन करने लगता है। तो ये आपका क्या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस, ये भी एक नैरेटिव टेक्निक ही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 98, अनीता देसाईज मदर वाज। देखिए जो अनीता देसाई रही, इंडियन राइटर हैं अनीता देसाई, और इन्होंने बहुत कुछ लिखा है फीमेल पे, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे इनके वर्क हैं जो फीमेल पे इन्होंने लिखा है। तो ये इनकी मदर क्या थी, तो इनकी मदर जर्मन थी। अगला क्वेश्चन जो है, हु इज़ द स्टोरी टेलर इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अब जैसे इस पर पहले हमने एक डिस्कस किया कि जो अंडर द बनियान ट्री है उसका स्टोरी टेलर नंबी है, उसका करेक्टर लीडिंग करेक्टर भी नंबी ही है। तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है ये भी कि जो अंडर द बनियान ट्री में कहानी कहने वाला कौन है, तो नंबी है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100, विच गेम्स डू द चिल्ड्रेन प्ले इन द स्टोरी गेम्स एट ट्यूलाइट। गेम्स एट ट्यूलाइट में कौन सी गेम खेलते हैं जो बच्चे होते हैं, तो हाइड एंड सीक
का गेम होता है वही खेलते हैं सारे के सारे बच्चे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो ENG 102 का रहा, 102 ENG 102 के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन ये रहे। हमने बताया, अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं इसमें से क्वेश्चन मिल जाएं, बाकी तो क्वेश्चन बनाने वाले जाने। हमने अपनी पूरी कोशिश किया हुआ है कि आपको इससे लाभ मिले। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसके बारे में भी बताएं। आपका दिन शुभ हो।